हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, इसको कहेंगे अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक डाइपोल। अंग्रेजी ज़रूर याद कर लीजिए। जब आप आगे कंपटीशन की तैयारी करने जाएंगे या बीएससी करेंगे तो इंग्लिश में भी आपको सब पढ़ना होगा। वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये क्या चीज़ होती है समझते हैं। देखिए, इसके एग्जाम्पल हम आपको बाद में समझाएंगे। पहले हम डायरेक्ट इसकी परिभाषा ही बता दे रहे हैं ये क्या होता है। देखिए क्या होता है वैद्युत, हम लिखे दे रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है, एक निकाय या सिस्टम होता है जिसमें दो बराबर तथा विपरीत, परंतु लिख दें, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है। हाँ, देखिए अब ये क्या चीज़ हुई समझिएगा। इसमें दो बराबर के और विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश, मतलब एक आवेश होगा दूसरा आवेश होगा। ये क्यू है तो ये भी क्यू है, तो एक माइनस है तो दूसरा प्लस है, और उनके बीच में कुछ दूरी भी होनी चाहिए। इनके बीच में एक निश्चित दूरी होनी चाहिए जिसको हमने लिखा 2L से। तो ऐसा सिस्टम या ऐसा निकाय इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। फिर से समझिए, हम कोई ऐसी चीज़ बना लें या हम कहीं देखें जिसमें दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर हों, ठीक है, और उनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी भी हो, तो ऐसे निकाय को या ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। अब इनके उदाहरण ये हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? इनके उदाहरण क्या हैं? बहुत सारे अणु जिनमें धनायन और ऋणायन एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, तो वही एग्जाम्पल होते हैं वैद्युत द्विध्रुव के। उदाहरण के तौर पर हम एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड का अणु, सोडियम क्लोराइड का अणु, H2SO4 का अणु, या वाटर का अणु, पानी का अणु। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? वैद्युत द्विध्रुव के, ठीक है। अब ज़रा डिटेल में हम लोग समझते हैं कि ये HCl, ये इसके अंदर कैसी इसकी संरचना होगी और इसको हम वैद्युत द्विध्रुव क्यों कहेंगे, ठीक। देखिए, जो HCl है उसमें HCl का मतलब इसमें H+ का होता है और Cl- का होता है। ये आपने पढ़ा कि इसमें हाइड्रोजन का धनायन होता है और क्लोराइड आयन जो होता है वो माइनस का होता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है उसको हमने यहाँ पे बनाया, और जो क्लोरीन का जो ऋण आयन है जिसको क्लोराइड भी कहते हैं, तो ये यहाँ पे बनाया हमने। ये प्लस हो गया और ये माइनस का हो गया। अब ये दोनों जो होते हैं ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन आपस में आके चिपक नहीं जाते। ये दोनों कुछ दूरी पर ही रहते हैं। जैसे ये इसकी जगह इतनी है और ये क्लोरीन का प्रभाव इतनी दूर में है, बस ये अब इससे ज़्यादा नज़दीक नहीं आ सकते, ठीक है। तो इसको हम हटाए दे रहे हैं, सीधे सीधे हम यही बनाए दे रहे हैं। तो ये दोनों इतनी दूरी पर सेट रहते हैं। इस दूरी को हमने नाम दिया 2L दूरी इसको कहा। वैसे L भी मान सकते थे, लेकिन 2L माना क्योंकि 2L मानने से कुछ सूत्र आगे के आसान हो जाते हैं, इसीलिए 2L माना। कोई बात नहीं, 2L मान लीजिए। आप मान लीजिए कि आधी दूरी यहाँ से इधर L है, यहाँ से इधर वाली L है। तो यहाँ पर ये जो HCl का एग्जाम्पल है ये वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक। तो इसी प्रकार से सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर सोडियम का अणु मान ले, यहाँ पर क्लोराइड का अणु मान ले, तो वो भी एक वैद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल है। H2SO4 में हाइड्रोजन के 2 होते हैं और सल्फेट का 1 होता है, तो 2 होने से क्या होगा? इसी तरह से हाइड्रोजन में भी 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन का होता है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव कैसे बन जाएगा? क्योंकि इसमें तो 3 लग रहे हैं। देखिए, जल का एग्जाम्पल लेकर के हम आपको बताते हैं। पानी में कैसी व्यवस्था होती है? ये हाइड्रोजन का एटम होता है, धनायन होता है, और यहाँ पर ये भी एक हाइड्रोजन धनायन होता है और ऑक्सीजन यहाँ पे होता है।
इसके ऊपर 2 इकाई ऋण आवेश होता है। अगर जो देखा जाए तो ये हाइड्रोजन प्लस ये भी प्लस, इन दोनों का सेंटर सपोज कीजिए यहाँ पर है, इन दोनों का केंद्र यहाँ पर है, तो इन दोनों के केंद्र से ये हमेशा कुछ दूरी पर रहता है, तो हमें ये दूरी भी मिल गई और इन धनायनों का केंद्र यहाँ पर मान लेंगे हम, ठीक है। तो ये समझ लीजिए प्लस यहाँ पे है और 2 माइनस यहाँ पे है, 2 प्लस यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड है या केंद्रित है और दोनों माइनस यहाँ पर है, इनके बीच की दूरी 2l है, तो ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो इस तरह से बहुत सारे जो अणु होते हैं ये वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल हैं, ठीक। अब देखिए फिर से समझिए एक चीज़ और, जो परमाणु होते हैं, इसको हमने मिटा दिया, ठीक है, इसको मिटा दें। ये जो परमाणु होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का सिंगल एटम है, सिंगल परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु की बात की हमने, ये वैद्युत द्विध्रुव होगा कि नहीं होगा, समझिए। हाइड्रोजन का परमाणु, उसका फोटो देखते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु कैसा होता है, एक उसमें नाभिक है और उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है जो कि चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि 2 बराबर और विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होना चाहिए। यहाँ पर ये स्थित नहीं है, ये इसकी पोजीशन लगातार बदल रही है। ये ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन और ये धनायन, इसका ये प्रोटॉन जो होता है हाइड्रोजन के भीतर, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये चक्कर लगाता रहता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन का सेंटर आप इसको मान सकते हैं यहीं पर जहाँ प्रोटॉन स्थित है। तो दोनों एक ही जगह पर है और दोनों के बीच में कुछ भी विस्थापन नहीं है। विस्थापन न होने के कारण, नेट विस्थापन 0 होने के कारण हम इसको वैद्युत द्विध्रुव नहीं मान सकते, ठीक। लेकिन एक परिस्थिति है कब हम इसको वैद्युत द्विध्रुव मान सकते हैं, एक और परिस्थिति होती है जिसमें हम हाइड्रोजन के परमाणु को वैद्युत द्विध्रुव मान सकते हैं। कैसे? अगर जो हमने इसको रख दिया किसी वैद्युत क्षेत्र में, समझिएगा वैद्युत क्षेत्र में हमने इसको रख दिया, तो ये धन आयन जो होता है अर्थात जो प्रोटॉन होता है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने का प्रयास करता है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा इधर की तरफ ये शिफ्ट हो जाता है, चला जाएगा अगर जो वैद्युत क्षेत्र इधर को है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके विपरीत दिशा में जाने की कोशिश करता है, इसलिए अब ये ऐसे चक्कर लगाएगा, ऐसे चक्कर लगाता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अब इसका केंद्र इस जगह पर नहीं है, अब ऋण आयन का या जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन है इसका केंद्र अब ये वाला माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ऋण आयन का या ऋण आवेश का केंद्र ये हो गया और धन आवेश यहाँ पर है, इनके बीच में कुछ न कुछ दूरी 2l हो गई, तो अब ये वैद्युत द्विध्रुव बन गया। तो हम पूरी बात क्या लिखेंगे, क्या कहेंगे, साधारण अवस्था में जो परमाणु होते हैं वो वैद्युत द्विध्रुव नहीं होते, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों के अर्थात ऋण आवेशों के केंद्र और धन आवेश का केंद्र एक ही जगह पर होता है, इसीलिए इसको हम वैद्युत द्विध्रुव नहीं कहते। लेकिन अगर जो परमाणु को वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो ऋण आवेश का केंद्र और धन आवेश का केंद्र कुछ दूरी पर स्थित हो जाते हैं, अर्थात उनके बीच में कुछ नेट विस्थापन हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो परमाणु वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है, ठीक। इसको अच्छे से याद कर लेना। फिर से समझिए, ये सदैव वैद्युत द्विध्रुव रहेंगे, वैद्युत क्षेत्र लगाएं चाहे न लगाएं, लेकिन परमाणु जो होते हैं वो साधारण अवस्था में अर्थात बिना वैद्युत क्षेत्र के वैद्युत द्विध्रुव नहीं होते हैं, लेकिन जब उनको वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब वे वैद्युत द्विध्रुव बन जाते हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित एक और महत्वपूर्ण राशि जिसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या राशि होती है समझिएगा। जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पे पढ़ा कि एक ऋणावेशित कण और एक धनावेशित कण एक दूसरे से अगर जो कुछ दूरी पर होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अभी पढ़ा हम लोगों ने, ठीक।
तो ऐसा ही एक नमूना या एक एग्जाम्पल हम लेकर के बना सकते हैं। ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ये क्या चीज़ होती है? ये समझ लीजिए वैद्युत द्विध्रुव की आत्मा है, उसकी ताकत को शो करता है, कितना शक्तिशाली वैद्युत द्विध्रुव है या इस बात को ये शो करता है। ठीक है, अब देखिए समझिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो परिभाषित किया गया वो क्या किया गया कि ये जो आवेश Q होता है और उनके बीच की जो दूरी होती है, इनका गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और इसको हम P से लिखते हैं, P से, P बराबर इनमें से कोई भी एक आवेश ले लीजिए Q गुणे उनके बीच की दूरी ले लीजिए 2L, इसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसको हम कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ये आवेश Q और उनके बीच की दूरी 2L के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसके बारे में और भी समझते हैं कि ये कैसी राशि है। ये राशि सदिश है कि अदिश है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो ये राशि है सदिश। क्यों सदिश है? क्योंकि ये जो बीच का विस्थापन है, विस्थापन एक सदिश राशि होती है और आपने सदिश से अदिश का गुणा किया है, आवेश का गुणा किया है, तो सदिश और अदिश का जो गुणा होगा वो हमेशा सदिश होगा। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये राशि सदिश है। और इसकी दिशा किधर होती है? ये सदिश राशि है, इसकी दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। ये बात हमेशा याद रखिए कि इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ मानी जाती है। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये राशि सदिश हो गई, इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक भी आप बता सकते हैं बहुत आराम से। इसका आवेश का मात्रक कूलाम और ये जो विस्थापन होता है इसका क्या होता है? मीटर। तो कूलाम मीटर इसका मात्रक हो गया। और इसकी विमा क्या होगी? इसकी विमाएं भी आप निकाल सकते हैं। कूलाम मतलब आवेश, आवेश का मतलब धारा गुणे समय, और मीटर मतलब इसकी लंबाई या दूरी या विस्थापन उसका L। तो ATL ये इसकी विमा हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा, वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल पढ़े और ये समझा कि परमाणु को वैद्युत द्विध्रुव माना जाता है कि नहीं माना जाता है। तो हमने पढ़ा कि परमाणु को साधारण अवस्था में वैद्युत द्विध्रुव नहीं मानते हैं, लेकिन जब हम इसको वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो वो वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। ठीक है, अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसका हम लोगों ने सूत्र पढ़ा। ये पढ़ा ये सदिश राशि होती है, इसकी डायरेक्शन माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है और इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर और इसकी विमा ATL। ठीक है, हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जानकारी प्राप्त की। वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या हैं। ठीक है, और हमने पढ़ा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला भी पढ़ा, Q/2L होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद चलिए अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं कि अगर जो हम इस वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, वो कैसा मूवमेंट करेगा, घूमेगा, क्या करेगा, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक, उसको समझने से पहले सबसे पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं कि ये जो वैद्युत आवेश होता है इसको किसी वैद्युत क्षेत्र में रखने पर कैसा बिहेवियर होता है, वो तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। अगर जो कोई आवेश प्लस का Q है, हम लोगों ने पढ़ा, और ये वैद्युत क्षेत्र E है, तो ये प्लस का Q किधर जाने की कोशिश करता है? वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। और क्यों जाने की कोशिश करता है? क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लगने लगता है, बल लगने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ा था, E बराबर F/Q। देखिए परिभाषा से वहाँ पे Q0 माना था तो यहाँ पे Q0 भी लिख सकते हैं। अगर जो Q आवेश है और उसके ऊपर F बल लग रहा है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो E बराबर F/Q, ये फार्मूला पढ़ा था। अब यहाँ से डायरेक्ट याद रखिए कि इसके ऊपर बल कितना लगेगा, बल लगेगा QE। ये भी आप फार्मूले के रूप में याद रखिए। फिर से समझिए, ये फार्मूला एक ही है, दो रूपों में आपको याद रखना है। कोई वैद्युत क्षेत्र E है, उसमें प्लस Q आवेश रखा है, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? हम कहेंगे फोर्स लगेगा QE। कितना लगेगा? QE, F बराबर QE। ठीक है, अच्छा किस डायरेक्शन में लगेगा? अगर जो धन आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और अगर जो ये ऋण आवेश होता तो किधर लगता? वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में। आपको पता है माइनस Q होगा, कितना लगेगा? उतना ही लगेगा, लगेगा इतना ही, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी? बदल जाएगी। ठीक,
अब हम वैद्युत द्विध्रुव पर आते हैं। इस फैक्ट को याद रखिए कि वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए किसी भी धन आवेश के ऊपर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल लगता है और उसका मान होता है QE। ये डायरेक्ट सूत्र के रूप में याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और एक वैद्युत क्षेत्र है, उसमें -Q आवेश रखा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक बल लगेगा। उसका फार्मूला क्या होगा, उसका भी यही होगा, ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन सिर्फ बदली होगी, QE फार्मूला होगा, ठीक। अब आते हैं हम लोग अपने प्रश्न के ऊपर। एक प्रश्न दिया हुआ है कि किसी स्थान पर एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक। ये मान लिया वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता E है, उसकी डायरेक्शन इधर को है, ये बनी हुई है। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव को हमने रख दिया, ये वैद्युत द्विध्रुव हमने रख दिया ऐसे, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे रख दिया। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, एक -Q होता है और एक +Q होता है। अब देखिए अभी हमने आपको बताया कि वैद्युत द्विध्रुव में जो +Q आवेश होगा वो किधर भागने की कोशिश करेगा, वो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में भागने की कोशिश करेगा, इधर। और जो -Q होगा वो किधर जाने की कोशिश करेगा, इधर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर एक बल कितना लगेगा, Q आवेश है और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो QE बल लगेगा इस डायरेक्शन में। और जो -Q है उसके ऊपर कितना बल लगेगा, QE बल लगेगा इस डायरेक्शन में। तो ऐसी कंडीशन में जैसे ये मान लो वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पे रखा है, तो एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, तो परिणाम क्या होगा, परिणामी बल 0 होगा, कोई इसके ऊपर नेट फोर्स का अनुभव नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरी कंडीशन। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया अपनी ताकत लगा करके, अर्थात बाह्य बल लगा करके हमने इसको ऐसे घुमा दिया, इस पोजीशन में कर दिया, ठीक है। तो अब हम अगला चित्र बनाते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको समझ लीजिएगा, जगह कम होगी तो इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अगली पोजीशन क्या होगी इसकी, हमने ऐसे बना दिया, ये, ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे। तो ये कौन सा आवेश था, +Q था, ये कौन सा था, -Q था, ठीक है। ये बिंदु O है, इसका मध्य बिंदु है। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E वेक्टर है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ये बिंदु O है, हमने इसको कितना घुमा दिया है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से θ अंश पे घुमा दिया है, ठीक। चलिए ये घूम गया। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, ये जो +Q आवेश है उसके ऊपर बल किधर लगेगा। चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है इसलिए इसके ऊपर एक बल लगेगा जिसकी डायरेक्शन ये होगी। कितना फोर्स लगेगा, इसके ऊपर लगेगा QE बल, अभी बताया था, याद रखिएगा। इसी तरह से -Q आवेश है, इसके ऊपर भी एक फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, QE लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा QE। अब सोचिए ये क्या करेगा। अब ये देखिए मान लेते हैं कि ऐसे ये रखा हुआ है, ऐसे वैद्युत क्षेत्र में ये रखा हुआ है, कोई बल इधर लग रहा है और इस सिरे पर बल इधर लग रहा है। अब आप सोचिए कोई भी चीज़ हो, कोई इसको इधर खींचे, कोई इसको इधर खींचे, तो इसका क्या होगा, ये ऐसे घूम जाएगा फिर सीधा हो जाएगा। तो ऐसे बल जो दो होते हैं, एक इधर एक इधर, बराबर के होते हैं, ठीक है, एक इधर और एक इधर, और परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं, और एक दूसरे के समांतर भी होते हैं। 3 कंडीशन होनी चाहिए। ऐसे बल जो बराबर हों, विपरीत हों और एक दूसरे के समांतर हों, तो बलों के ऐसे जोड़े को हम कहते हैं बल युग्म, ठीक है। क्या कहेंगे, बल युग्म कहते हैं ऐसे जोड़े को, ठीक है। तो ये दोनों बल मिलकर के बलों का एक जोड़ा बनाते हैं, बल युग्म बनाते हैं। और बल युग्म का प्रभाव क्या होता है, बल युग्म किसी वस्तु को घुमा देता है। क्या करता है, घुमा देता है। तो जब घुमा देगा तो ये तो घूम जाएगा, तो जब घूम जाएगा तो किस पोजीशन में पहुंच जाएगा, उसी पोजीशन में जैसे ये पहले रखा हुआ था, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको करना क्या है, हमको निकालना है उसके ऊपर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म तो समझ गए क्या होता है, बलों का जोड़ा होता है। अब बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, बल युग्म का आघूर्ण देखिए इसकी परिभाषा आपने कक्षा 11 में पढ़ी है। देखिए जो दोनों बल होते हैं उनकी क्रिया रेखाएं, अर्थात ये लाइन और ये पूरी लाइन,
इनके बीच की जो लंबवत दूरी होती है, समझिएगा, केवल दूरी से काम नहीं चलेगा, लंबवत दूरी, ये 90 डिग्री का कोण बनाइए। ये वाली दूरी जो होती है, अगर जो इसको हमने लिख दिया ए बिंदु और इसको बी बिंदु लिख दिया और इसको हमने लिख दिया सी बिंदु, तो ये AC दूरी जो है ये इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कहलाती है। तो हमको निकालना है बलयुग्म का आघूर्ण। तो बलयुग्म का आघूर्ण जो होगा वो बल गुणे लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यह कक्षा 11 में आपने पढ़ा था और हमें वही निकालना है। तो हमने क्या लिखा, माना प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश वाले तथा 2L लंबाई वाले वैद्युत द्विध्रुव को चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र E की दिशा से थीटा कोण पर रखा जाता है। अतः इसके आवेशों प्लस क्यू व माइनस क्यू पर बल QE कार्य करता है। ठीक है, कार्य करता है, जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, अगर जो ये स्वतंत्र है तो आ जाएगा, नहीं स्वतंत्र है, किसी ने इसको पकड़ रखा है तो ये नहीं आ पाएगा, लेकिन प्रयास करेगा, लाने का प्रयास करता है। अतः वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है बताओ। इसको टाउ से लिखते हैं, टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। क्या लिखेंगे, बल गुणे लंबवत दूरी। लंबवत दूरी मतलब कौन सी दूरी, बल हमने लिख दिया QE, ये तो पता है। लंबवत दूरी कौन सी दूरी, AC दूरी। अब देखिए AC दूरी का हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये AC दूरी कैसे निकालेंगे हम, देखिए यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी है 2L, क्योंकि ये वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई है 2L है। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। ठीक है, संगत कोण है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, संगत कोण, वो आपको पता है, पहले से पढ़ रखा है। ये वाली दूरी कितनी होगी, अगर जो हमें ये भुजा कर्ण मालूम है, ये कोण थीटा मालूम है, तो उसकी सामने की भुजा ये लंब होगी। तो हमको पता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब का मतलब कौन सी दूरी, AC दूरी, कर्ण का मतलब कौन सी दूरी, ये वाली दूरी 2L। तो गुणा कर दो तो AC बराबर हो गई 2L साइन थीटा। तो ये जो AC दूरी होगी इसका कैलकुलेशन निकला 2L साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे QE गुणे 2L साइन थीटा। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मिटाए दे रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। देखिए टाउ बराबर किसके आ गया, समझिएगा। टाउ बराबर आ गया Q और 2L, इसको एक में लिख दीजिए और E साइन थीटा को अलग कर दीजिए। तो ये बन गया टाउ बराबर Q और 2L, ये बन गया PE साइन थीटा। ये फार्मूला आ गया, टाउ बराबर कितना, PE साइन थीटा। ये वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का फार्मूला आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है और बहुत सरल भी है।
और इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी है जो आपको काम आएंगे। अब देखिए प्रश्न में कभी कभी ये पूछ लेता है कि टाउ मैक्सिमम कितना होगा। ठीक है, हम लिख सकते हैं टाउ मैक्सिमम अधिकतम बलागुण, चलिए हिंदी में लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। अधिकतम बलागुण कब होता है? अधिकतम बलयुग्म का आघूर्ण कब लगता है? अधिकतम बलयुग्म का, ऐसे लिखें, अधिकतम बलयुग्म के आघूर्ण के लिए थीटा बराबर कितना रख दें। देखो अधिकतम कब लगेगा, सबसे ज़्यादा फोर्स इसके ऊपर तब लगता है जब ये ऐसे होता है एकदम सीधा। आप खुद ही सोच सकते हैं क्यू ई इधर लगेगा, क्यू ई लगेगा, तो ऐसी कंडीशन में सबसे ज़्यादा फोर्स इसके ऊपर लगेगा। तो इसके लिए थीटा बराबर कितना रख दें? 90 डिग्री, 90 अंश। तो टाउ कितना हो जाएगा? टाउ बराबर हो जाएगा पी ई साइन 90। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 बराबर 1। साइन 90 अंश कितना होता है? 1 के बराबर होता है। तो टाउ बराबर हो जाएगा पी ई। तो टाउ को हम लिख देते हैं इसी कंडीशन में टाउ मैक्स अधिकतम। ठीक है, टाउ मैक्सिमम या मैक्स यहाँ पे लिख देते हैं। तो अधिकतम बलागुण इतना होगा पी ई। डायरेक्ट आप फार्मूला याद रख सकते हैं या इसमें भी 90 डिग्री रख करके निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण बात देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझिएगा बहुत अच्छे से। देखिए ये जो फार्मूला हम लोगों ने लिखा टाउ बराबर पी साइन थीटा, इसको हम सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए सदिश रूप में हम कैसे लिखेंगे? सदिश रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए हम लोगों ने पढ़ा टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। टाउ बराबर क्या लिखेंगे? पी ई साइन थीटा, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा था सूत्र ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर किसके होता है? बराबर होता है ए बी साइन थीटा के। याद करिए कक्षा 11 में हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर अगर जो टाउ को आप सदिश रूप में लिख दीजिए पी ई साइन थीटा, ये ए बी साइन थीटा से मैच कर रहा है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो ये जो है सदिश रूप में आ जाएगा। अगर जो कोई पी वेक्टर सदिश फॉर्म में दिया है, ई वेक्टर सदिश फॉर्म में दिया है, सदिश रूप में दिया है, तो उनका क्रॉस गुणन करके आप उसका बलयुग्म का आघूर्ण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सदिश रूप में जो है फार्मूला है, इसको भी याद कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद है ये आज जो कुछ भी हम लोगों ने समझा ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका अभ्यास करिएगा, बहुत अच्छे से इसको तैयारी करिएगा। ठीक, बहुत जल्दी हम आपको अगला वीडियो उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।